सर्वप्रथम सभी उपस्थित सम्माननीय अधिकारीगण और आदरणीय गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में तकनीक के प्रयोग पर बहुत जोर दिया गया है और आज इसी विषय पर बात करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। सभी आयोजकों का बहुत धन्यवाद कि इन्होंने मुझे इस विषय पे अपनी बात कहने का अवसर दिया। जब भी मैं तकनीक के विषय में बात करने का प्रयास करता हूं तो तीन समस्याएं सबसे पहले मेरे सामने लाई जाती हैं। पहली समस्या यह कि जो तकनीक का प्रयोग है क्या वह इतना अधिक खर्चीला तो नहीं होगा कि उसमें बहुत संसाधनों का व्यर्थ अपव्यय होगा। दूसरी चीज ये है कि क्या गुरुजनों पर अतिरिक्त कार्य का बोझ तो नहीं पड़ेगा, और तीसरी चीज कि क्या बच्चों को वाकई में इससे कोई लाभ होने की संभावना है। इन तीनों ही विषयों पर मैं इनको ध्यान में रख करके बात करने का प्रयास करूंगा और साथ ही ये प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिस प्रकार से कहती है उस प्रकार से तकनीक का सही प्रयोग कैसे शिक्षण प्रक्रिया को और अधिक उन्नत और इफेक्टिव बना सकता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा में तकनीक के प्रयोग पर बहुत जोर दिया गया है, बहुत बल दिया गया है। वे कौन सी तकनीकें हैं जिनका प्रयोग हम सरलता से कर सकते हैं और बिना अधिक खर्चे के कर सकते हैं, वो हम इस व्याख्यान में देखने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम है पवन और शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें तकनीक का प्रयोग, हमें साधारण शिक्षण प्रक्रिया, स्कूल में जो शिक्षा की प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके विषय में थोड़ी सी बात करनी है। अगर आप देखें तो स्कूल में शिक्षा प्रक्रिया के तीन मुख्य अवयव होते हैं। पहली चीज कि पाठ्य सामग्री यानी पुस्तकें, ऑडियो, वीडियो और अन्य जो भी पाठ्य सामग्री होती है वो आपके पास में होनी चाहिए। वो शिक्षा प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। दूसरी चीज है कि कक्षा, अब वो ऑफलाइन हो सकती है या हमने जब कोविड के समय पे देखा कि ऑनलाइन कक्षा भी हो सकती है। साथ ही साथ आज की डेट में आप देखेंगे टेलीविजन पर ई विद्या चैनलों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, टेलीविजन के माध्यम से भी कक्षाएं चल रही हैं। इसके अतिरिक्त एक और कैटेगरी है और वो है ऑफलाइन कक्षाएं लेकिन कंप्यूटर के माध्यम से। तो इन सारी चीजों को हम कक्षा के श्रेणी में रखते हैं। तीसरी चीज है परीक्षण, यानी वहां पर जो शिक्षार्थियों की उपस्थिति है, विद्यार्थियों की उपस्थिति है वो कितनी है, उनके परीक्षा में किस प्रकार के उन्होंने प्रदर्शन किए हैं और गृह कार्य वो किस दक्षता से संपन्न करते हैं। ये सारी चीजें आपकी शिक्षा प्रक्रिया का अवयव हैं। इसके अलावा एक और चीज शायद आप कह सकते हैं और वो ये कि इंटरैक्शन या गुरु और शिष्य, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में जो आपसी तालमेल, आपसी बातचीत होती है वह भी शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। तो जब हम बात करते हैं तकनीक के प्रयोग की, तो एक तरीके से ये तीनों अवयव कम से कम उस चीज में आ जाने चाहिए, तभी कहा जाएगा कि हम पूर्णतः तकनीक का प्रयोग करके शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस चीज को आगे ले जाने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनका नाम होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, शॉर्ट में उसको बोलते हैं LMS। तो ये जो LMS या लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं ये तीनों ही अवयवों को अपने आप में सन्निहित करते हैं। मतलब यहाँ पर पाठ्य सामग्री भी आपको मिलेगी, यहाँ पर ऑनलाइन कक्षा या हो सकता है रिकॉर्डेड कक्षा का आपको एक अवसर, एक आपको वहां पे ऑप्शन मिलेगा, विकल्प मिलेगा। और यहाँ पर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ही आपको टेस्ट, परीक्षण से संबंधित जो क्रियाकलाप हैं वो भी देखने के लिए मिलेंगे। चालू मान्यता यह है कि इससे किसी भी नई चीज से शिक्षकों का भार बढ़ जाता है, परंतु लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स के द्वारा शिक्षकों का भार दरअसल कम होता है। किस प्रकार से मैं बताता हूं। देखिए, आप एक बार बहुत अच्छा कोई लेक्चर अगर रिकॉर्ड करके रख देते हैं तो वो इस साल ही नहीं, आपको अगले साल भी काम आने वाला है। अगर जिस विषय में आपने वो लेक्चर बनाया है, वो लेक्चर, वो जो विषय है, उसका जो सिलेबस है वो चेंज नहीं होता तो वो तो आपका हमेशा के लिए हो गया। 2 साल, 3 साल, 5 साल उसमें आप सुधार कर सकते हैं, बल्कि उस समय को आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी परीक्षा प्रक्रिया, टेस्टिंग को और अच्छा बनाने के लिए। शिक्षकों का भार और बहुत सारे तरीकों से कम हो सकता है और वो एक दूसरी ही वृहद चर्चा है, उसमें मैं अभी जाना नहीं चाहूंगा। एक उदाहरण मैंने यहाँ पे दिया, छात्रों के लिए बहुत सुविधाजनक है। इसमें तो कहीं किसी को कोई डाउट, कोई शंका होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि छात्रों को कभी भी कहीं भी दोहराव करने की इसमें एक सुविधा मिल जाती है। दूसरी बात ये, क्योंकि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में सब सर्वोत्तम कक्षा, सर्वोत्तम
दूसरी बात यह है कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आप सबसे अच्छे शिक्षकों द्वारा ली गई कक्षाएं सभी छात्रों को दे सकते हैं। मान लीजिए उत्तर प्रदेश के स्तर पर या जिले के स्तर पर भी मान लें कि जिले या मंडल के स्तर पे आपके पास में एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं जो गणित बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उन गुरुजी से आपने बहुत अच्छी कक्षाएं बनवा ली तो वो जिले के सभी और मंडल के सभी लोगों के कार्य आ सकती हैं। यानी यहां पर सभी छात्रों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षक से पढ़ने का अवसर भी मिल सकता है। और अगर हमारे पास में कंसल्टेंट्स हों, निजी क्षेत्र के ऐसे लोग हों जो कि किसी पर्टिकुलर विषय के विशेषज्ञ हों, उस विषय में बहुत अच्छा पढ़ाते हों, उनके द्वारा भी मार्गदर्शन लिया जा सकता है, उनसे भी कक्षाएं बनवाई जा सकती हैं। वहीं कुछ अन्य चीजें जो कि पाठ्यक्रम के अतिरिक्त होती हैं वो सीखने का अवसर भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा हो सकता है। जैसे मान लीजिए इंग्लिश स्पीकिंग की कक्षा है या फिर वैदिक गणित की कक्षा है, उसके लिए आप कंसल्टेंट लाके उनके द्वारा पढ़वा सकते हैं एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा, और ये सभी छात्रों तक पहुंच सकता है। प्रशासकों के लिए, अधिकारियों के लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि आपको एक डैशबोर्ड मिल जाता है जिसमें आपको सभी छात्रों का प्रोग्रेस कार्ड मिल जाएगा कि किस छात्र ने कितनी प्रगति करी है। स्कूल के स्तर पे देख सकते हैं कितने छात्रों ने यहाँ पर उपस्थिति भी करी है, आप मंडल या जिले के स्तर पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से एक विहंगम दृश्य आपके सामने उपस्थित हो जाता है कि हो क्या रहा है, शिक्षा की स्थिति आखिर इस क्षेत्र में कैसी है, स्कूल से लेकर के कक्षा और स्कूल से लेकर के जिला और मंडल के स्तर तक की। यह एनईपी के पूर्णतः अनुरूप है। अगर आप एनईपी पढ़ेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह कहा गया है कि आप लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स का प्रयोग करें। और वो जिनका नाम लेते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स के, पहली चीज तो सरकार ने खुद अपने डेवलप किए हैं और आप में से बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे कि स्वयं पोर्टल, दीक्षा पोर्टल, इन नामों के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सरकार चला रही है। बहुत सारे कोर्स वहां पर उपलब्ध हैं और बहुत सारे आप भी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उनके अतिरिक्त कुछ बनाना चाहते हैं या कोई कोर्स आप वहां नहीं डाल पा रहे हैं तो आप ओपन सोर्स कोर्स जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, यानी जिसके लिए आपको किसी को लाइसेंस फी नहीं देनी है, सिर्फ आप वेबसाइट बनाइए, बहुत सस्ता काम है, उसके अंदर इसको इंस्टॉल कर लीजिए और उसके अंदर मूडल, चैमिलो आदि अन्य लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा आप कार्य कर सकते हैं। अगर किसी को इस विषय में जानकारी अधिक चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं, मैं सहायता करने में तत्पर रहूंगा। सभी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स में 4 क्वाड्रेंट की बात कही जाती है। 4 चीजें जो हैं उसमें मुख्य हैं। पहली चीज है रीडिंग, यानी रीडिंग मटेरियल। आपको कुछ पीडीएफ, कुछ प्रेजेंटेशन, कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो बच्चा डाउनलोड करके पढ़ सके। दूसरी चीज, उसमें ऑडियो विजुअल कंटेंट होना चाहिए। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, हो सकता है किसी का ऑडियो कंटेंट हो, वो वहां पे हो जिसका मैपिंग जो है उस रीडिंग कंटेंट के साथ में हो, यानी लेक्चर का जो रीडिंग वाला पार्ट है और लेक्चर का जो वीडियो वाला पार्ट है दोनों ही वहां पे हो। इसके अलावा टेस्ट, विशेषकर एमसीक्यूज उसमें हम कर सकते हैं। हालांकि करने के लिए तो हम बाकी चीजें भी कर सकते हैं कि रिटन जो टेस्ट है वो भी वहां पर लिया जा सकता है। ठीक, तो एमसीक्यूज या रिटन टेस्ट उसकी वहां पर सुविधा होनी चाहिए, असाइनमेंट या होमवर्क की वहां पर सुविधा होनी चाहिए। और चौथा, वहां पर एक फोरम होना चाहिए। ये 4 क्वाड्रेंट कहे जाते हैं। फोरम का अर्थ कि वहां पर शिक्षक और विद्यार्थी आपस में इंटरैक्शन कर सके और विद्यार्थियों को जो कुछ भी डाउट्स हैं वो शिक्षक से पूछ सके और शिक्षक उसका उत्तर देंगे। इसका एक उदाहरण अभी देखते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो मेरे सामने अभी खुला हुआ है मेरे संस्थान का ओरेकल आईएएस का एलएमएस जो कि ऑनलाइन है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर होम पेज कोर्सेस लिखा हुआ है, साइड में लॉगिन करने की व्यवस्था है और यहाँ बहुत सारे कोर्सेस के नाम वगैरह लिखे हुए हैं। आइए लॉगिन करते हैं मेरी आईडी से। तो मैं इसमें एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, तो एडमिनिस्ट्रेटर की आईडी से मैं जाऊँगा और आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हों। लॉगिन करके हम आ गए हैं होम पेज पे और यहाँ पे मेरा प्रोफाइल है, सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। कोई एक कोर्स हम देखने का प्रयास करेंगे और देखेंगे उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इसमें उपलब्ध है। अब हम आ गए कोर्स पे जिसका टाइटल है यूकेपीसीएस प्रीलिम्स 2023 क्लासेस। 2023 में यूकेपीसीएस का जो प्रीलिम्स होगा उससे संबंधित बातें यहाँ पे हैं। यहाँ पे आप बहुत सारे आइकॉन देख पा रहे होंगे, वो इसलिए क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ इस साइट का। अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे, तो स्टूडेंट व्यू में आपको यहाँ 4 चीजें दिख रही होंगी। एक में कोर्स का डिस्क्रिप्शन है जिसमें कोर्स में क्या क्या चीजें होंगी
उनका एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो वो हमने यहाँ पे बता दिया कि भाई स्टार्ट डेट क्या है, मोड। तो ऐसे ही आपके अगर दूसरे किसी कोर्स की बात करें तो मान लीजिए 7th क्लास के इतिहास का है, तो उसमें आपने 7th क्लास के इतिहास का सिलेबस लिख दिया, कब से शुरू हुआ, कितने घंटे की कक्षाएं हैं इत्यादि। फिर अगर मैं दूसरे उसमें टैब में जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा स्लाइड्स और मटेरियल। अब आप देखेंगे यहाँ अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं, जैसे उत्तराखंड इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, उत्तराखंड, एटसेट्रा। तो मान लीजिए मैं किसी एक पॉलिटी में चला गया और पॉलिटी में मुझे दिखेगा अलग अलग क्लासेस। अब इस क्लास को मैं आपको एक खोल करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये क्लास यहाँ बगल में खुल गई, जिसमें जो स्लाइड्स जिनके माध्यम से हमने वो क्लास ली थी वो क्लास हमें यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ें और देखें कि इसके अलावा हमें इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा। वापस गए, अभी हम स्टूडेंट व्यू में ही हैं, वीडियोज में जाए तो वीडियोज में फिर वही चीज़ है, इकोनॉमी, यूके इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, उत्तराखंड, पॉलिटी। पॉलिटी ही खोलते हैं, पॉलिटी खोलेंगे तो यहाँ पे पॉलिटी क्लास 1, क्लास 2 करके इस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था हो सकती है। ये हमने वीडियो अपलोड किए हैं। हालांकि ये भी एक संभावना है कि आप इसमें यूट्यूब के या किसी और स्ट्रीमिंग वेबसाइट के लिंक डाल दें, उसकी भी यहाँ पे पूरी तरीके से संभावना है। ये वीडियो हमने होस्ट किया हुआ है अपने गूगल ड्राइव पे। आप चाहें गूगल ड्राइव पे कर सकते हैं, एलएमएस के अंदर कर सकते हैं, अगर आप जहां भी आपके पास में स्पेस है, वो टेक्निकल इश्यूज हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि जो हमने वहां पे स्लाइड्स देखी थी उनका पूरा ये वीडियो है जिसमें इसमें इसको पढ़ाया गया होगा। इसका जो तीसरा आप देखेंगे, जो तीसरी चीज है वो आपको मिलेंगे लाइव वीडियोस, लाइव क्लासेस। तो यहाँ पे गूगल मीट का हमने इंटीग्रेशन कर रखा है, उसके माध्यम से लाइव क्लासेस ली जा सकती हैं। अब आप सोचेंगे कि मैंने एक और चीज बताई थी और वो बताई थी टेस्ट। तो टेस्ट मैंने एक अलग कोर्स के पार्ट बनाए हैं, एक टेस्ट भी मैं आपको दिखाता हूं। अब हम आ गए हैं टेस्ट वाले कोर्स पे, प्रीलिम्स 2023 के लिए जो टेस्ट सीरीज है, और यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी वीडियोस भी मिल जाएंगे, डिस्कशन वीडियोस कह लीजिए, और टेस्ट जो है उसका अलग से टैब बना हुआ है। मान लीजिए हम इनमें से कोई टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहें, लेट अस से टेस्ट 1 हिस्ट्री, एंशिएंट इंडिया, ज्योग्राफी वगैरह, तो हमने अटेम्प्ट करना शुरू किया। अब देखें यहाँ पे टेस्ट शुरू हो गया, समय दिखाने लगा कि 1 घंटे 15 मिनट का टेस्ट था, 1 घंटा 14 मिनट में आ गया, और ये समय चलता रहेगा। हम टेस्ट जो भी है उसको हम यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जब भी हमारा टेस्ट खत्म हो, सबसे नीचे हम गए और हमने यहाँ पे इंड टेस्ट कर दिया। ये सारे एमसीक्यू टाइप टेस्ट हैं जिसमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आपने सही लगाना होता है। और जैसे ही हमने इन टेस्ट किया, सबसे अच्छी बात है इस टेस्ट को आपको ग्रेड नहीं करना है। ठीक है, तो मेरा स्कोर यहाँ पे क्योंकि हमने बिना देखे दिया था, तो 100 में से निगेटिव में 0.50, जो कि निगेटिव मार्किंग भी इसमें थी। अब ये टेस्ट और टेस्ट का एक डिटेल्ड आंसर भी यहाँ पे आ गया। ठीक, तो ये सारा जो कंटेंट है ये हमने इसमें डाल रखा है, और उसके आधार पे बच्चे इसको एक्सेस कर सकते हैं और ऑनलाइन अपनी तैयारी पूरी तरीके से कर सकते हैं। ये तो हुई एलएमएस की बात। अब उत्तर प्रदेश के लिए कुछ विशेष ध्यान योग्य विषय हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और जिनके आधार पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। पहली चीज कि सरकार के पास संसाधनों की क्या स्थिति है, कितना बजट वो प्रोवाइड कर सकती है, उसकी कुछ सीमाएं होती हैं, तो उस सीमा के अंदर में ही हमें कार्य करना पड़ेगा। और अभी तक मैंने जो आपको एलएमएस बताए हैं वो उस सीमा के अंदर ही हैं। विद्यालयों के पास कंप्यूटर आदि की क्या उपलब्धता है। अगर मैं असर रिपोर्ट पढ़ूं, असर एक प्रथम नाम का एनजीओ है, तो हर साल वो एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, असर रिपोर्ट नाम से एक दस्तावेज निकालता है। तो 2022 का उत्तर प्रदेश के संबंध में मैंने पढ़ा था, तो बहुत सारे विद्यालयों के पास में कंप्यूटर की उपलब्धता नहीं है। 90% से अधिक विद्यालयों में कंप्यूटर की उपलब्धता है भी, तो भी बच्चों के कार्य के लिए नहीं, वो प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रयोग में आता है। तीसरी चीज है शिक्षकों के पास कितना समय है, क्योंकि शिक्षक बहुत व्यस्तता वाला कार्य है। शिक्षण प्रक्रिया में आपको पहले लेसन भी तैयार करना है, लेसन डिलीवर भी करना है, प्रशासनिक कार्य भी बहुत सारे होते हैं। और आपके पास क्या उपयुक्त प्रशिक्षण भी है, क्या आपके पास उसके लिए टूल्स हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक वेब कैमरा इस्तेमाल कर रहा हूँ इस लेक्चर को बनाने के लिए, मेरे पास एक कंप्यूटर की उपलब्धता है, मेरे पास एक मोबाइल, खैर इतने टूल्स तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मेरे पास एक माइक्रोफोन भी है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं कंप्यूटर मोबाइल को छोड़ दूं जो साधारणतः उपलब्ध होते हैं,
तो वेब कैमरा और माइक्रोफोन मिला करके मेरा कुछ 4-5 हज़ार का खर्चा इसके टूल्स को खरीदने के लिए हुआ है। लेकिन क्या उन सभी को प्रयोग करने के लिए शिक्षकों के पास में अगर बजट है भी तो उपयुक्त प्रशिक्षण है या नहीं? ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट नेटवर्क की कैसी उपलब्धता है? क्योंकि हमने तो अपनी तरफ से कह दिया कि भाई हम सब इंटरनेट पे डाल देंगे, लेकिन गांव में, रूरल एरियाज में, कई बार तो अर्बन एरियाज में भी, शहरी क्षेत्रों में भी इंटरनेट की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है और छात्रों को नेट की उपलब्धता नहीं हो पाती है। और अंत में छात्रों की डिजिटल साक्षरता, छात्रों को कितना पता है कि किस तरीके से इसे प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ सुझाव मैंने तैयार किए हैं, वो यहाँ पे हैं। पहला सुझाव तो मेरा ये है कि इसके लिए प्रत्येक विद्यालय को नहीं, बल्कि एक सेमी विकेंद्रित, सेमी डिसेंट्रलाइज्ड, यूं कह सकते हैं अर्ध विकेंद्रित प्रणाली को प्रयोग में लाया जाए। केवल राज्य के ही स्तर पे नहीं, राज्य में एससीईआरटी कर सकती है, मंडल स्तर पे, फिर डायट स्तर पे, जिले के स्तर पे भी कार्य किया जा सकता है। विद्यालय के स्तर पे नहीं, बड़े स्तर पे कार्य किया जाए। इससे एक और फायदा होगा, अगर आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देखें तो वहां लोकल फ्लेवर की बात की गई है कि आपकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनको स्थानीय फ्लेवर दिया जाए। अब इसका एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए कि हम बुंदेलखंड के क्षेत्र में रहते हैं, तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में वहां पर बीहड़ नाम का एक ज्योग्राफिकल फीचर होता है, एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसे कहते हैं बीहड़। वो बीहड़ अन्य क्षेत्र के लोगों को उतना अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ सकता है। उसी प्रकार से अगर मैं पश्चिम यूपी के क्षेत्र में हूं तो वहां पर हो सकता है कि जो वहां की जलवायु है, जो वहां की भौगोलिक संरचना है, जो वहां की वनस्पतियां हैं, जो वहां पर अ, जंतु पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश से अलग होंगे। और निश्चित रूप से जब आप लोकल फ्लेवर देंगे तो वहां के बच्चे लोकल उदाहरणों से, स्थानीय उदाहरणों से अधिक अच्छा समझ पाएंगे चीजों को। इसके अलावा विकेंद्रित प्रणाली का एक और लाभ यह है कि वो कम संसाधनों में वृहद प्रभाव डाल सकता है। आपको जो ये संसाधन जुटाने हैं, मान लीजिए वीडियो बनाने के लिए, ऑडियो बनाने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए, रिटर्न कंटेंट या टेस्ट बनाने के लिए आपको जो संसाधन जुटाने होंगे वो एससीईआरटी या मंडल के स्तर पे जुटाना अधिक सरल होगा, वहां पर बजट जुटाना अधिक सरल होगा। विद्यालय के स्तर पे जुटाना इतना सरल नहीं होगा। दूसरी चीज, इस काम के लिए क्योंकि प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता है, तो आप कंसल्टेंट या विशेषज्ञ की नियुक्ति कर सकते हैं जो कि शिक्षकों को भी प्रशिक्षित करे और छात्रों की डिजिटल शिक्षक साक्षरता के लिए भी प्रयास करे। सबसे पहली चीज तो इसमें प्रशिक्षण की होनी चाहिए और डिजिटल साक्षरता की होनी चाहिए। जो भी शिक्षक इसमें कार्य करें उनके लिए अवश्य विशेष मानदेय एवं इंसेंटिव का इसमें प्रावधान होना चाहिए। एक चीज मैं और कहूंगा, वो ये कि वीडियो के साथ ही ऑडियो पर भी जोर होना चाहिए। उसके दो कारण हैं। प्रथम कारण तो यह है कि कई जगहों पे जहां इंटरनेट धीमा है, वीडियो नहीं चल पाएगा तो ऑडियो आसानी से चल सकेगा। दूसरा कारण यह है कि जहां पर बच्चे घर के काम भी करते हैं, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बच्चे कृषि कार्यों में, अन्य कार्यों में घर वालों का हाथ बटाते हैं, तो वहां पर ऑडियो कान में लगा करके सुनते सुनते कार्य किया जा सकता है, लेकिन वीडियो के साथ में वो कार्य नहीं किया जा सकता। तो जैसी हमारी परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप हमको ढालना पड़ेगा। यह नहीं कि हम कंटेंट दे दें और बच्चे उसके अनुरूप ढलें। सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे इसमें लगता है वो है सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग। अर्थात आप लोगों को सिखाएं कि साधारण अंग्रेजी में किस तरह से बात की जा सकती है। आप उन्हें सिखाएं कि पोलाइटली हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अगर उनको जाना है तो किस तरीके से बात करें। आप उनको जो कंप्यूटर से रिलेटेड, मान लीजिए वर्ड है या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, ऐसी छोटी छोटी चीजें उनको सिखाएं जो उनके व्यावसायिक जीवन में बाद में बहुत कार्य आ सकती। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, अभी हाल में ही मेरे पास समाचार आया कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को 5 नए ई विद्या चैनल दिए हैं। इसको आप इंटीग्रेट करें। तकनीक का प्रयोग जरूरी नहीं है कि केवल इंटरनेट के द्वारा हो, आप दूरदर्शन के द्वारा भी तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। दूरदर्शन के द्वारा भी वो शिक्षण, जो अच्छा कंटेंट आप बनाएं, दूरदर्शन के द्वारा भी लोगों तक पहुंचे। साथ साथ में सामुदायिक रेडियो, जो कि प्रदेश के बहुत सारे नगरों में है। कल मैं लिस्ट देख रहा था तो मुझे लगा कि दर्जनों नगरों में प्रदेश के
सामुदायिक रेडियो की व्यवस्था है। अब बात आती है एकदम नई तकनीक की, जो है कृत्रिम बुद्धि, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके विषय में भी कहा गया है और बोला है कि शिक्षा और करियर मार्गदर्शन के लिए विशेषतः एआई का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो एआई अभी हाल में ही आई हुई तकनीक है। एक डेमो, एक उदाहरण मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये एक सहायक के समान है, जिसे आप उचित निर्देश देंगे तो जैसा निर्देश देंगे वैसा कार्य वो आपके लिए कर देगा। मुख्यतः 3 प्रकार के एआई आपके लिए उपलब्ध हैं। नंबर 1 एलएलएम, इसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं। आप इसको टेक्स्ट आधारित समझ सकते हैं कि आप कुछ टाइप करेंगे, उसका उत्तर वो दे देगा। ऐसा समझ लीजिए कि चैट टाइप की हो रही है। आपने उसे कहा कि बताओ उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, तो उसने आपको सब जिलों के नाम, हो सकता है उसको, अगर आपने कहा कि उसको मंडलों के अनुसार व्यवस्थित करो, क्रमबद्ध करो, तो वैसे वैसे करके, अगर आपने कहा कि उसको अल्फाबेटिकली क्रमबद्ध करो, तो वैसे वो क्रमबद्ध करके आपके सामने ले आएगा। तो टेक्स्ट आधारित। दूसरा है चित्र आधारित। आपने उसको एक प्रॉम्प्ट दिया, यानी टेक्स्ट आधारित एक उसको बोला कि ऐसा कार्य करो, ऐसा चित्र बनाओ, और उसने वैसा चित्र आपके सामने बना करके रख दिया। ये भी हो सकता है। और तीसरा वीडियो और ऑडियो आधारित, जिसमें आपने उसको एक प्रॉम्प्ट दिया, उसके आधार पे उसने उसका वीडियो बना दिया या उसका ऑडियो बना दिया। मुख्यतः कम से कम 70 से 80% जो अनुप्रयोग हैं वो एलएलएम या टेक्स्ट आधारित एआई के हैं, और उसको हम विस्तार से अभी थोड़ी देर में देखेंगे। इसको कहां प्रयोग कर सकते हैं, कैसे प्रयोग कर सकते हैं इस तकनीक को शिक्षण प्रक्रिया में? तो पहली चीज है पाठ्य सामग्री बनाने में। अब जैसे मैं ये प्रेजेंटेशन बना रहा हूं, मैंने हिंदी में बनाया है। इसकी एक सीमा यह है कि ये अंग्रेजी में कार्य करता है, हिंदी में कार्य नहीं करता। करता है तो बहुत अच्छा नहीं करता, हालांकि हिंदी में करता है, लेकिन बहुत अच्छा कार्य नहीं करता। मेरे आपकी जैसी अच्छी हिंदी ये नहीं बोल पाता, अभी सीखने में समय लगेगा। तो अगर अंग्रेजी में आप कंफर्टेबल हैं, तो आप पाठ्य सामग्री बनाने के लिए, जैसे प्रेजेंटेशन है, अब ये प्रेजेंटेशन तो मैंने अपने आप बनाया, अंग्रेजी में बनाना होता तो मैं उसका उसका आलंबन ले लेता और उसके सहारे इसको बना सकता था। तो पाठ्य सामग्री बनाने में। दूसरा, परीक्षा के प्रश्न बनाने हेतु, जो आप टेस्ट दे रहे हैं एलएमएस में, वहां पर उसके प्रश्न बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। सरलीकरण करने हेतु इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आपके पास बहुत बड़ा एक टेक्स्ट है, समझ में नहीं आ रहा है कि इसको किस तरीके से पढ़ाया जाए, आप उससे पूछिए वो पर्टिकुलर टॉपिक देके कि बताओ इसको हम किस प्रकार से पढ़ा सकते हैं। ठीक। करियर के मार्गदर्शन के लिए इसका उदाहरण मैं आपको भी दूंगा। बच्चे का 11th और 12th में आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पोर्टल बनाया है, पंख पोर्टल, जो करियर मार्गदर्शन के लिए है। ये दुर्भाग्य रहा कि मैं उस पर जा नहीं सका, क्योंकि उसके लिए जो लॉगिन और पासवर्ड था वो मेरे पास नहीं था। तो लेकिन बहुत अच्छी पहल है। इसको आप एआई के माध्यम से भी कर सकते हैं, जिला स्तर पे, मंडल स्तर पे। किस प्रकार, ये एक नवाचार है तकनीक का जो कर सकते हैं। तो किस प्रकार कर सकते हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। पाठ्यक्रम के अतिरिक्त आप अंग्रेजी संभाषण के लिए, वैदिक गणित के लिए, कंप्यूटर अनुप्रयोग के लिए, अन्य स्किल्स के लिए एआई का प्रयोग कर सकते हैं। ये विस्तार से बताने वाली बात है। कभी इस विषय में विस्तार से चर्चा होगी तो मैं अपने विचार रखूंगा। और इसके तो अनंत अनुप्रयोग हो सकते हैं। लोग इसमें आज की डेट में स्टार्टअप बना करके पैसा भी कमा रहे हैं। बल्कि मैं तो कहूंगा एआई सिखाने वाली स्किल भी अवश्य बताई जानी चाहिए। तो आइए चलते हैं उदाहरणों की तरफ और डायरेक्टली देखते हैं कि एआई कार्य कैसे करता है। एआई के लिए, कृत्रिम बुद्धि के लिए, अगर मैं एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की बात करूं, तो दो बहुत मुख्य रूप से प्रचलित हैं। एक का नाम है चैट जीपीटी, जो सामने खुला हुआ है। अगर आप देखेंगे चैट जीपीटी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ chat.openai.com। अपना अकाउंट बनाइए और सीधे आप इस पे आ जाएंगे। अगर आपका जीमेल अकाउंट है तो गूगल ने अलग से एक एआई निकाला हुआ है जिसका नाम है बार्ड। bard.google.com, यहाँ पर जो एड्रेस है, इससे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो किस प्रकार से आप एआई की सहायता से पठन पाठन शिक्षण प्रक्रिया सरल बना सकते हैं, उसके कुछ उदाहरण हम यहाँ पे लेंगे। जो मैंने पहली बात बताई थी, वो मैंने कहा था कि हम किसी विषय पर पाठ्य सामग्री तैयार कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैं इतिहास पढ़ा रहा हूं और इतिहास पढ़ाते हुए मुझे अकबर के द्वारा लड़े गए युद्धों के विषय में कोई बात करनी है। तो आइए इससे पूछ करके देखते हैं। और मैं एक प्रॉम्प्ट डालूंगा, उस प्रॉम्प्ट को, यानी प्रॉम्प्ट मतलब एक चैट का मैसेज डालूंगा। यहाँ पे चैट का मैसेज डालने के लिए जगह है।
और मैं समझाऊंगा कि मैंने क्या डाला और क्यों डाला। ठीक है, तो हमने प्रॉम्प्ट तैयार कर लिया। प्रॉम्प्ट में मैंने लिखा है गिव मी अ लिस्ट ऑफ मेजर वॉर्स फॉट बाय अकबर इन टेबुलर फॉर्म, गिव मी नेम ऑफ बैटल, ईयर, ओपोनेंट एंड रिजल्ट। आइए देखते हैं इसका किस प्रकार से हमें उत्तर मिलता है। ठीक है, तो इन्होंने एक टेबल बना दी जिसमें इन्होंने 6-7 जो बैटल हैं उसका नाम इन्होंने यहाँ पे रख दिया। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ राक्षस भुवन, सरनाल, पानीपत, असीरगढ़ एटसेट्रा। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आपको पता होगा राक्षस भुवन का जो बैटल है अब्दुल्ला खान उज्बेक के साथ में नहीं हुआ था और वो अकबर ने भी नहीं लड़ा था। ठीक, तो ये कई बार गलत इंफॉर्मेशन भी आपको देता है, इससे बच करके रहना है। आइए अब इससे एक प्रश्न बनाने के लिए कहते हैं। अब चूंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाने में हमको सरलता है क्योंकि वो आपके एलएमएस पे जा सकते हैं, तो हमने इससे पूछा है गिव मी सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अबव। आइए देखते हैं क्या बनाता है। तो जैसे आप साधारण मनुष्य से बात करते हैं वैसे ही आप इससे बात करते हैं। देखिए, इसने प्रश्न भी बना दिए, उसके उत्तर भी बना दिए, और आप जितना कॉम्प्लेक्स इसको ये प्रॉम्प्ट देंगे उतना ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आंसर कोई भी टास्क ये कर सकता है। अब मैंने आपको एक और चीज कहा था कि हम पिक्चर बेस्ड एआई के बारे में बात करेंगे, तो चलिए उसकी भी बात करते हैं। ठीक है, तो हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पोर्टल है बिंग। बिंग एक गूगल के बाद में सबसे बड़ा सर्च इंजन भी है। तो bing.com क्रिएट पे हम आ गए। ये एक इमेज क्रिएटर है जो यहाँ पे हमें मिला। तो हमने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट डालना है। अब आप ये देख रहे होंगे ये सब इमेजेस हैं, ये सब बिंग ने बना रखी है। ठीक है, तो आइए एक इमेज बनाने का प्रयास करते हैं। हम देखते हैं कि एक स्मार्ट क्लासरूम उत्तर प्रदेश में कैसा होना चाहिए। अब देखिए, ये इमेज क्रिएटर में आ गए, मैंने बीच में लॉगिन किया था। उस लॉगिन करने के बाद से अब ये हमारी एक इमेज यहाँ पे इसने क्रिएट कर दी। ये इमेज एआई ने क्रिएट करी है, किसी ने नहीं किया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप भी इमेज क्रिएट कर सकते हैं। एआई का एक और अनुप्रयोग मुझे आपको दिखाना था और वो था करियर काउंसलिंग। तो एक उदाहरण मैं आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इससे पूछा है, आप देख पा रहे होंगे, राजेश इज इन क्लास 12th। क्लास 12th का एक बच्चा है राजेश, पीसीएम स्ट्रीम से है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की स्ट्रीम से है, और 10th क्लास में उसके 79% मार्क्स थे। ही हैड मोर देन 80% इन इंग्लिश, इंग्लिश मैथ्स एंड साइंस। इंग्लिश मैथ साइंस में 80% से अधिक थे। अब उसके लिए कुछ करियर पाथ्स मुझे दीजिए। मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड कर देता हूँ, मैं उसकी पारिवारिक स्थिति को भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो पारिवारिक स्थिति ऐड करने के बाद देखते हैं कि क्या क्या करियर पाथ हमारा एआई उसके लिए प्रिपेयर करता है और क्या ये उसके लिए संभव है करना। ठीक है, तो इसने बहुत सारे पॉइंट्स दे दिए। पहला उसने बोला इंजीनियरिंग, जो जनरली लोगों का पहला उत्तर होता है कि इंजीनियरिंग कर सकते हैं। दूसरा उसने बोला डिप्लोमा कोर्सेज, इंजीनियरिंग ही नहीं, आप जो इंजीनियरिंग के डिप्लोमा कोर्सेज हो सकते हैं पॉलिटेक्निक के, वो कर सकते हैं। बीएससी के प्रोग्राम, बीएससी कर सकता है। बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स में कुछ कर सकता है आगे कार्य। सरकारी जॉब के लिए तैयारी भी कर सकता है, क्योंकि 12th के बाद बहुत सारी सरकारी जॉब्स के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए उसको स्कॉलरशिप की तैयारी करनी चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकता है। आईटीआई, अगर बहुत बुरी स्थिति है आर्थिक तो आईटीआई से भी काम कर सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप, एक आइडिया ये भी है कि घर बैठे स्वरोजगार अपना कर सकते हैं। पार्ट टाइम वर्क एंड ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज, तो ऑनलाइन पार्ट टाइम वर्क भी कर सकता है। एजुकेशन लोन, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर आप इससे आगे पूछेंगे ना, तो जैसे पूछेंगे पार्ट टाइम वर्क एंड ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज, तो वहां भी आपको बता देगा कि किस किस तरीके के कार्य। तो इसको ट्रेन अगर किया जाए, और इसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो इसको अगर आप ट्रेन करेंगे, एआई को ट्रेन किया जा सकता है। हम लोग उसको फीडबैक देके ट्रेन कर सकते हैं और उसके आधार पे वो और अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। समय की सीमित उपलब्धता के कारण मुझे अपनी बात को यहीं विराम देना होगा, लेकिन शीघ्र ही किसी अन्य विषय पर मैं आपसे विस्तृत चर्चा करने अवश्य उपस्थित रहूंगा, ऐसी मेरी आशा है। आप सभी लोगों ने इतने धैर्य से मेरी बातों को सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा सादर प्रणाम। आपके कोई भी प्रश्न हो तो मैं यहाँ उपस्थित हूँ, आप मुझसे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं।